स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा पॉलिसी यानी एनईपी भी कहते हैं हम इसको, नई शिक्षा नीति एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सरकार के द्वारा ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है जो कि वर्ष 2020 में आई। इससे पहले चीजों को आप ये जानते हैं, किसी भी देश में उसका एक आईना जो होती है वो शिक्षा है। शिक्षा किसी भी देश का आईना होती है। तो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व भी शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारी योजनाएं बनी ताकि शिक्षा को प्रभावी दिशा दी जा सके। इसी क्रम में आपको मैं बताता हूं, इसी क्रम में 1968 में एक नई शिक्षा नीति सबसे पहले आई और वो शिक्षा नीति लागू की गई और फिर इसमें कुछ सुधार किए गए और 1986 में फिर से शिक्षा नीति में सुधार की गई और फिर एक नई शिक्षा नीति आई। इस 1986 वाली शिक्षा नीति में संशोधन हुआ और 1992 में डॉक्टर यशपाल कमेटी की सिफारिश पर कुछ इसमें सुधार किए गए। इसमें 1986 की शिक्षा नीति में डॉक्टर यशपाल समिति ने ये एक सुझाव दिया कि शिक्षा बिना बोझ, ये सुझाव दिया, ये 1986 में लागू हुआ। 1986 के बाद जो सबसे बड़ी एजुकेशन पॉलिसी आई वो कब आई? वर्ष 2020 में आई। 1986 के बाद जो सबसे बड़ी जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 2020 में आई। इसका कुछ इतिहास है, उन चीजों को जरा हम देख लेते हैं, उन चीजों को देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो शिक्षा नीति है, कोई भी नीति बनना हो तो उसके लिए तो कोई व्यक्ति या संगठन उसकी नियुक्ति अनिवार्य है। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका अध्यक्ष जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और वो समिति बनाई वर्ष 2017 में। कब बनाई? वर्ष 2017 में एक कमेटी बनाई जून 2017 में और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2019 में सबमिट करी, वर्ष 2019 में सबमिट करी और सरकार ने इस रिपोर्ट को 29 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को प्रस्तुत किया। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020। एक बार फिर से हम देखेंगे चीजों को कि 2017 में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और समिति ने वर्ष 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इस जो ये रिपोर्ट आई, जो ये नई शिक्षा नीति का जो मसौदा आया, इसके आधार पर सरकार ने 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। अब नई शिक्षा नीति है क्या, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, अभी तक जो भी शिक्षा नीति चली आ रही थी, आपको ध्यान होगा, जरा इसको हम थोड़ा सा ऐसे साइड कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। 10+2 की एक शिक्षा नीति चली आ रही थी, 10+2 शिक्षा नीति चली आ रही थी। इसी में कुछ संशोधन किए गए और ये सारे सुझाव के कस्तूरीरंगन समिति ने दिए। जरा के कस्तूरीरंगन समिति के बारे में भी जान लें। इस समिति ने रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय लिया। तो इसने, इसके कस्तूरीरंगन समिति और इसके सदस्यों ने किया क्या कि गांवों से लेकर हर एक स्तर तक सभी से सलाह मांगी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में और उन सलाहों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की जो कि वर्ष 2020 में हमारे समक्ष आती है। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है नई शिक्षा नीति, इसमें क्या क्या बताया गया, जरा थोड़ा सा देखते हैं, बातों को देखते हैं। आइए, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा सभी को कि कोई भी किसी भी एग्जाम का, वो चाहे सुपर टेट हो या टेट हो, वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रश्न
जरूर बनेंगे, ये मेरा आपसे एक वादा है, 100% बनेंगे। और वो कहीं से भी बन सकते हैं। कि ये बताइए कि वर्ष 2020 नई शिक्षा नीति, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो कौन है? के कस्तूरीरंगन। या नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन? के कस्तूरीरंगन। आप सभी को ध्यान रखना है इन सब चीजों को। समिति गठित कब हुई थी? वर्ष 2017 में। और रिपोर्ट यानी जो एक फाइनल रिपोर्ट आई वो कब आई? वर्ष 2020 में, जुलाई 2020 में। तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय में हमको ध्यान रखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2 से कन्वर्ट होके, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपसे पूछा जा सकता है, वो कन्वर्ट हो गई 5+3+3+4 में। और यानी 53-34 में जो 10+2 की नीति थी वो 5+3+3+4, याद रखने के लिए 53-34। ये 53-34 है क्या? सबसे बड़ी बात, ये 53-34 है क्या, इसकी बात हमें करनी है कि 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसकी बात हमें करनी है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये के कस्तूरीरंगन समिति जो थी उसका एक सबसे बड़ा जो सुझाव था वो आप समझिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। एक है मानव विकास, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया। चूंकि इससे के कस्तूरीरंगन यानी वर्ष 2020 से पहले शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन आने वाला एक संगठन था। ठीक है ना? अब ये शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र रूप में हो गया। अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री स्वतंत्र हो गई। तो मानव, अब फिर यहाँ पे एक प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है, किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री का गठन किया गया? तो फिर से आपका उत्तर क्या होगा? के कस्तूरीरंगन। और वर्ष कौन सा है? वर्ष है 2020। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार 53 और 34 क्या है। 53-34 क्या है, इस बात की चर्चा करते हैं। जैसे पहले शिक्षा थी 10+2 की थी। पहले शिक्षा कैसी थी? 10+2 की शिक्षा नीति थी। यानी पहले हम 6 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ करते थे और उसके बाद में 2 वर्ष उच्च माध्यमिक में जोड़ते थे। ठीक है, ये 10+2 की थी। अब इसको बदल दिया गया है। अब उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। 53-34 को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे लोग 53-34 की चीजों को ध्यान रखिएगा। 53-34 में क्या क्या चीजें आएंगी उनको एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए 53-34 ये केवल एक कोई संख्या नहीं है। यहां पर इसी के आधार पर 53-34 के आधार पर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। 53-34 के आधार पर नई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो यहां पर किया क्या गया है ये समझने वाली बात है। 53-34 या ये समझने वाली बात है। देखिएगा यहां पर जो शिक्षा की शुरुआत है वो कहा गया कि शिक्षा की शुरुआत में यहां पे कुछ चरण रखे गए। जैसे पहला चरण रखा गया है बुनियादी चरण एक रखा गया जिसको हम फंडामेंटल स्टेज भी कह सकते हैं। बुनियादी चरण आपने देखा होगा, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे स्कूल जाने से और पढ़ने से घबराते हैं। ठीक है ना? आप सभी लोग भी ऐसे ही रहा होगा ना। कौन सा ऐसा बच्चा है कि मैं खुद से स्कूल जाऊंगा? सबको जबरदस्ती भेजा गया है, सबको, मुझे भी, आपको, सबको, सब मार के गए हो स्कूल, है ना? समझे ना बात को? तो यहां पर देखिएगा, यहां पे बुनियादी चरण, ये जो इसकी शुरुआत जो होती है बुनियादी चरण की, ये समझिएगा। बुनियादी चरण में सबसे पहले अवधि देखिएगा। बुनियादी चरण की जो अवधि रखी गई वो रखी गई, आप यहां से उठाइए, देखिए कितने वर्ष की रखी गई? 53-34। यानी कौन से 5 उठा लीजिए? ये वाले 5 उठा लीजिए।
तो बुनियादी चरण जो था शिक्षा का वो कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का था। अब 5 वर्षों को डिवाइड कैसे किया गया, बांटा कैसे गया? सभी के सुझावों के आधार पर जब रिपोर्ट तैयार हुई तो ये कहा गया सबसे पहले बच्चों के मन से शिक्षा का भय हटाना है हमें। तो उसके लिए सबसे प्री प्राइमरी में कक्षा 1 से 3 या वर्ष 1 से 3 तक की व्यवस्था की गई। 1, 2, 3 वर्षों तक प्री प्राइमरी, या इसे हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें थोड़ा आसान भाषा में तो जैसे प्ले ग्रुप के स्कूल होते हैं, प्ले ग्रुप की कक्षाएं होती हैं, वैसे ही है। मतलब बैग उठाओ चले जाओ स्कूल, ना कोई ड्रेस ना कोई कुछ नहीं, पहुंचो स्कूल, खेलो कूदो मस्त। क्यों? क्योंकि यहां पर बुनियादी चरण है, आपको यहां पर शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे स्कूल जाने डरते हैं, घसीटते हुए लेते जाते हैं, माँ बाप लेते लिए हुए चले जा रहे, वो काम नहीं। बच्चों को अगले 3 वर्षों तक हम बुनियादी शिक्षा देंगे ताकि वो स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है। इसके बाद वो कक्षा 1 और 2 में प्रवेश करेंगे। 3 वर्ष यहां बिताए, 3 वर्ष हो गए, 5 में से 3 ये बीत गए, फिर कक्षा 1 और फिर 2, यानी कुल 5 वर्ष हो गए। और बुनियादी चरण की सबसे बड़ी विशेषता देखिएगा वो ये है कि इस चरण में परीक्षा नहीं होनी है, यानी वर्ष के अंत में कोई भी परीक्षा नहीं होनी है। बच्चों को एक तो यहां पर देखिए खुला माहौल दिया गया, प्ले ग्रुप जैसा, कि आओ खेलो, सामाजिकता विकसित हो, स्कूल आने की आदत विकसित हो। साथ में जब कक्षा 1 और 2 में बच्चे कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, और बाद में रिजल्ट भी नहीं, यानी परीक्षा भी नहीं तो रिजल्ट भी नहीं, तो और भी खुश बच्चे। तो बच्चे स्वयं से स्कूल जाना चाहेंगे, बच्चे सुबह उठेंगे बोलेंगे स्कूल जाना है, इसीलिए यह चरण रखा गया। 3 अभी तक याद करो, शुरुआत का होती थी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से, लेकिन अब प्री प्राइमरी से ही 1 से ही शुरुआत हो जानी है। तो ये 5 वर्ष आप लोगों ने देख लिया कैसे डिवाइड हो रही है। यहां पर सबसे बड़ी बात ये बुनियादी चरण में परीक्षा या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आते हैं जरा दूसरे में, दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं तैयारी का चरण। तैयारी का चरण इसलिए बोलते हैं, और तैयारी के चरण की अवधि क्या है देखिए यहां पे 5 के बाद फिर से यहां पे आ जाओ तो 5 के बाद आपको दिखाई देगा 3, यानी 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष कौन सा रहेगा? तैयारी का चरण रहेगा। यहां पर बच्चों को अगली कक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें अवधि देख लीजिए फिर से 3 है, यहां भी अवधि 3 है, यानी कक्षा 3, 2 तो पास हो ही चुका है यहां पे इस चरण में, बुनियादी चरण में। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये तैयारी के चरण में आएंगे। यहां पर एक चीज पे बल दिया गया कि बच्चों को जो भी सब्जेक्टिव नॉलेज दिया जाए वो किस पे बेस्ड हो? एक्टिविटी पर बेस्ड हो। यानी अगर कोई भी स्टडी हो रही है, साइंस अगर पढ़ाई जा रही है तो एक्टिविटी कराई जाए, सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है तो एक्टिविटी कराई जाए, या कोई अन्य विषय पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है तो केवल उसको रटाया ना जाए, उससे एक्टिविटी के माध्यम से उसको पढ़वाया जाए। ठीक है। फिर एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है भाषा को लेके। तो इस समस्या का निदान करते हुए के कस्तूरीरंगन समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम किसे बनाया जाए? क्षेत्रीय भाषा को, रीजनल लैंग्वेज को एक माध्यम बनाया जाए शिक्षा का। तो आप सभी को पता है आपके लिए सीखना कैसे आसान है, अपनी भाषा में, मातृभाषा में या क्षेत्रीय रीजनल भाषा में सीखना ज्यादा आसान है, तो इसको प्राथमिकता दी गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां पर यह कहा गया हो कि कोई दूसरी भाषा, मान लीजिए इंग्लिश ही है, इंग्लिश को बच्चा नहीं सीख सकता है। अगर कोई सीखना चाहे तो वो क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी सीख सकता है। मुझे लगता है कि ये 2 चीजें, 2 चरण आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। आइए चलते जरा तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण देखिएगा, वो तीसरा चरण हमने देखिए पहला, उसकी अवधि कितनी थी? 5। देखिए यहां पे 5 पढ़ा। उसके बाद तैयारी के चरण कितने वर्ष? 3 वर्ष, तो देखिए 3 वर्ष पढ़ा। उसके बाद अगला कौन सा है? मध्य या उच्च
प्राथमिक चरण है, अवधि कितनी है, 3 वर्ष है, कितनी है, 3 वर्ष है। तो यहां पर देखिए मध्य या उच्च प्राथमिक चरण, इसको हम मिडिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी यहां पर कुछ देखिए, अब कक्षा 5 तक तो पढ़ ही चुके, अब इसके बाद कौन सी क्लास आएगी, कक्षा 6, 7 और 8। तो सबसे पहले कक्षा 6, 7, 8 में जब बच्चा प्रवेश करेगा तो कक्षा 6 से ही बच्चों को जो विषय है, जैसे साइंस है, मैथ्स है या आर्ट वर्ग के जो भी विषय है, मैं आर्ट विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्ट उस सेंस में यानी उस वर्ग में जो विषय है उनकी बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा। और साथ साथ में बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी, बेसिक नॉलेज वो यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को इसी यानी मध्य या मिडिल स्टेज से ही बच्चों को हम ये व्यवसायिक या इसी को हम कह सकते हैं कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा या कुछ दिनों का प्रशिक्षण उनको दिया जाए। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है। बच्चा किसी भी क्षेत्र में अगर रुचि रखता है तो उस क्षेत्र में वो कुछ दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और ये किसकी विशेषता है, मध्य या प्राथमिक चरण की है, ठीक है, मिडिल स्टेज की। याद रखेंगे उस प्राथमिक चरण की विशेषता क्या है, व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद अगला चरण हम लोग पढ़ते हैं, चौथा चरण कौन सा है। नई शिक्षा नीति जो थी उसके चौथे चरण में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो हमारा था 53 और 34 का, तो 53, 34 में हमने 5 को भी देख लिया था। 5 क्या है, कैसे डिवीजन किया गया, 3 का डिवीजन कैसे किया गया, 3 का डिवीजन ये कैसे किया गया। अब देखते हैं ये जो 4 है ये कैसे इसका डिवीजन किया गया और ये 4 क्या है। 4 को समझते हैं। ये देखिए एक है उच्च या माध्यमिक चरण। उच्च या माध्यमिक चरण देखिए यहां पर भी अवधि कितनी दी गई है, 4 वर्ष। और यहां पर भी देखिए उच्च या माध्यमिक चरण की अवधि कितनी दी गई है, 4 वर्ष। इसमें देखिए 4 कक्षाएं हैं, एक है कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। इसमें जो नई शिक्षा नीति है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें डिवाइड किया गया है कक्षा 9, 10, 11 और 12 में। अब इस चरण की क्या विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए अभी तक हम आप लोग या जैसे भी चीजें चल रही थी उनको देखें तो अगर कक्षा 8 के बाद 9, 10 में अगर आपने आर्ट या साइंस के सब्जेक्ट ले लिए तो आपको वही पकड़ के चलने हैं। आप ना तो अपना विषय वर्ग बदल सकते हो, विज्ञान वर्ग की बजाय आप कला वर्ग ले सकते हो, और ना तो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट बदल सकते हो कि नहीं मेरा मन साइंस पढ़ने का नहीं है, भौतिक विज्ञान पढ़ने का मन नहीं है, चलो मैं राजनीति विज्ञान ले लेता हूं। तो ऐसा भी संभव नहीं था। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक यहां पर सबसे बड़ा और मैं तो ये कहूंगा जो सबसे अच्छा काम किया वो किया कि ये विचारधारा को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने कहा कि अब बालक इस यहां पर यानी उच्च या माध्यमिक चरण में वो किसी भी स्ट्रीम में अगर कक्षा 9 या 10 में वो साइंस में है तो आगे चल के वो कला वर्ग में जा सकता है। अगर वो विज्ञान वर्ग में है कला वर्ग में जा सकता है, या कला वर्ग में है तो विज्ञान वर्ग में जा सकता है। यदि उसने विज्ञान वर्ग के विषय पहले लिए हैं तो कला वर्ग के विषय ले सकता है, और अगर कला वर्ग के लिए है तो विज्ञान विषय के। दोनों बातों में स्ट्रीम भी चेंज कर सकता है और साथ में ही संबंधित विषयों को भी वो बदल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। या आप समझो इस बात को कि अगर आपने 10 में साइंस ले लिया तो बस बीएससी करना, इतिहास रुचि के लिए पढ़ सकते थे, लेकिन इसके अलावा आप और किसी वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया, इस चीज को हटा दिया गया। अब देखिए यहां पर एक चीज और कहा गया, अभी तक जो शिक्षा चलती थी बिल्कुल इसको सभी लोग जानते हैं, जो हमारे यहाँ जो प्रणाली है शिक्षा की वो रटंत प्रणाली है कि भैया प्रश्नों के उत्तर आप रट लो और 5, 6, 7, 8
उसी में से एक दो फंस जाने हैं, नंबर मिल जाने हैं। इस चीज को भी नई शिक्षा नीति 2020 में तोड़ा गया और रचनात्मकता और व्यवहारिकता पर बल दिया गया कि बच्चों को अब ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो रचनात्मक हो और जो व्यवहारिक हो, ना कि देखो शिक्षा तो सैद्धांतिक होती है, लेकिन आप सैद्धांतिक में, आपसे मैं खुद एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी लोग साइंस में मान लीजिए आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हो, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अरे आप लोग बताओ कितने लोग ऐसे हो जो घर की वायरिंग कर लोगे, दो तार नहीं जोड़ पाओगे? तो केवल आपको सैद्धांतिक ज्ञान मिला, व्यवहारिक ज्ञान मिला नहीं मिला ना। तो लेकिन अब बल किस पे दिया गया? व्यवहारिक ज्ञान पे बल दिया जा रहा है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। और रचनात्मकता, आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि आप किसी भी चीज की रचना करना बहुत अच्छे से समझो। फिर दूसरी चीज, अभी तक जो बच्चा इस वर्ग के घबराते थे, जो एक पैटर्न होता था एग्जाम का सेट कराया, एक पैटर्न होता था कि एनुअल एग्जाम होने हैं, उसको भी तोड़ा गया, उसको भी तोड़ा गया। अब ये कहा गया कि वर्ष में एक बार परीक्षा ना कराई जाए, कम से कम 2 बार, यानी अब कुछ सेमेस्टर जैसी चीजें लागू कर दी गई। आप अगर देखें ध्यान से, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो फिर से एक बार यहाँ पर बच्चों को रिलैक्सेशन दिया गया। और यहाँ पर ये परीक्षा को 2 भागों में तोड़ने से हुआ क्या? मान लीजिए 6-6 माह पे परीक्षा ले रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? दोनों को लाभ है। जो एक बालक है उसको लाभ ये है, वो केवल वर्ष के अंत में केवल जब पढ़ता था, जब एग्जाम करीब आता था, अब वो तब पढ़ेगा, 6-6 महीने पे वो पढ़ेगा, 6 महीने पढ़ेगा, एग्जाम देगा, चूंकि एग्जाम नजदीक है। और शिक्षक के लिए भी मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, इवोल्यूशन करना आसान हो जाता है कि कौन सा बालक किस सब्जेक्ट में और कहां पर वीक है, उसको वीकनेस को कैसे दूर करना है, इन चीजों से जान जाता है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति, आप इससे घबराइए मत, केवल मैंने 53-34 लिख दिया है, तो यहाँ केवल कक्षा 12 तक उठाया, तो यहां तक ही मैंने बता दिया। इसके ऊपर भी उच्च शिक्षा के बारे में भी बताया गया है, उन चीजों के बारे में भी आइए जानते हैं हम लोग। इसके आगे नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में हम लोग देखते हैं कि स्नातक और परास्नातक या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, उनको भी देखते हैं। अभी तक जैसे जो कुछ चला आ रहा था, बीए, बीएससी, बीकॉम, या जहां पर भी आप एक बार एंट्री ले लें, उसके बाहर आप नहीं जा सकते थे। बीए कर रहे हैं तो बीए करने के बाद बीएससी नहीं कर सकते थे या बीकॉम नहीं कर सकते थे। अब आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी अब आप अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात यदि आप बीए में हैं, तो बीए में अगर आपका पढ़ने का मन है कि मैं इतिहास के साथ में मैं साइंस भी पढ़ूं, तो आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत बड़ी विशेषता है इस नई शिक्षा नीति की कि ताकि इसके द्वारा, अभी तक क्या था ना, एक ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही थी, अब ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं हो रही है। अब ट्रेडिशनल पढ़ाई ना होके अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आप आर्ट वाले सब्जेक्ट के साथ साइंस वाले, या साइंस वाले सब्जेक्ट के साथ में आर्ट वाले सब्जेक्ट भी ले सकते हो। और एक चीज और आपको पता होगी कि जैसे मान लीजिए आपने बीए की बात करते हैं, बीए फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया और थर्ड ईयर आपने ड्रॉप कर दिया, नहीं किया, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाता था। इसी तरह बीएससी है, आपने बीएससी करी, 1 साल किया, 2 साल छोड़ दिए, आपकी बीएससी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। वैसे ही बीकॉम हो या फिर कोई भी इसके आगे का एग्जाम हो उच्च शिक्षा का, तो कंप्लीट माना नहीं जाता था। लेकिन इस बार यहां पर स्नातक की अवधि भी बढ़ाई गई और साथ में आपने जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त की है वहां तक की डिग्री आपको, या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या रिसर्च, जो भी, वो आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, या मान लीजिए बीए में आपने 1 वर्ष किया और 1 वर्ष करने के बाद में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आपने मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में आपने कुछ सेमेस्टर कंप्लीट किए या कुछ ईयर कंप्लीट किए,
मान लो 2 साल आपने कंप्लीट किए तो वो वेस्ट अब नहीं जाएंगे। अब आपको 2 वर्ष का ग्रेजुएशन का क्या दे दिया जाएगा, डिप्लोमा दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ मान लीजिए आपने 3 वर्ष कंप्लीट कर लिए, वो चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कंप्लीट कर लिए, तब आपको डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। और यदि आपने उसी सब्जेक्ट में आपने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिए तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च, ये डिग्री आपको दे दी जाएगी, रिसर्च दे दिया जाएगा, रिसर्च पत्र दे दिया जाएगा। अब यहां पर एक सवाल उठता होगा आपके मन में कि मान लीजिए वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और वहां पर जो एक दिया जाता है स्नातक आप पास हो, तो स्नातक कहां पे मानेंगे, तो भाई जब आपको कोई नौकरी लेनी हो यानी जॉब की जब कोई बात आएगी तो आप जब 3 वर्ष ये कंप्लीट होंगे तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और ये पूरा माना जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे सारे के सारे लोग। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि कभी भी आपको मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति अपना कोई बीए हो, बीएससी हो या इसके अलावा बीटेक हो, वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो वापस आके यानी री एंट्री का भी एक द्वार खोला गया है कि आप आके चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, वो आके आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं हूं ना, एक पिक्चर आई थी, सभी लोगों ने शायद देखी होगी। शाहरुख खान काफी समय बाद पढ़ने जाते हैं, है ना, शाहरुख खान काफी समय बाद पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे आप देखिए, वहां पे क्या होता ना, मान लीजिए बीए के बाद काफी गैप हो गया, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, कारण बहुत से हो सकते, तो मुद्दे बहुत से हो सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, कोई भी कारण हो सकता है, और ये बाबू सोना वाला भी मामला हो सकता है, कोई भी हो, बीए लगातार फेल हो रहे हो, फिर इंस्पायर्ड हुए हो, है ना, घर पे माता पिता ने, है ना, चला होगा आपके ऊपर लठ, तब समझ में आया होगा, तब आप बीए करने निकले होंगे 4 साल बाद, तब भी आप बीए कंप्लीट कर सकते हो। अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट है तो सेकेंड ईयर में आपको फिर से एडमिशन दे दिया जाएगा। और ये कहती है नई शिक्षा नीति वर्ष 2020। अब आप लोग इसका आकलन एक बार करें तो, अगर ये बात हम लोगों ने यहां कर ली, ग्रेजुएशन की कर ली, ठीक है, ग्रेजुएशन आप देखें टोटल वो 4 वर्षों का माना जा रहा है, ठीक है, डिग्री कोर्स 3 वर्ष का माना जा रहा है। कुछ लोग घबरा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे, तो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी के आगे हो जाएगा। कैसे होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने रिसर्च करने के बाद 1 वर्ष उसी सब्जेक्ट में दे दिए तो आपका जो परास्नातक है वो कंप्लीट, 1 वर्ष दे दिया तो परास्नातक कंप्लीट। और यदि 3 वर्ष के बाद आपने 2 वर्ष दे दिए तो आपका परास्नातक कंप्लीट यानी एमए कंप्लीट, या जो भी कह लें जिस भी विषय से हो वो कंप्लीट। इसीलिए मैंने यहां पर 1 या 2 वर्ष लिख दिए हैं, 2 सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। एमफिल का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त कर दिया गया है और पीएचडी पूर्व की भांति अभी भी 4 वर्षों की है। कुछ बातें और भी हैं जो बताते समय छूट गई, मैं उनको आपको बता देता हूं कि जैसे जो नई शिक्षा नीति 1968 आई थी वो इंदिरा गांधी के समय में आई थी, और उसके बाद जो 86 में आई थी वो राजीव गांधी के समय में आई थी। जो 1992 में डॉक्टर यशपाल समिति आई थी वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में आई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इससे प्रश्न बनते हैं। सो प्लीज आप सभी लोगों से एक अपेक्षा है कि आने वाले एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज जरूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब चैनल व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सारे के सारे लोग व्यास एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे, ताकि जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो हम लोग लाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में सारे लोग। धन्यवाद।